सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। मधु ने दरवाज़ा खोला, देखा तो दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत सिंपल सी पुरानी साड़ी पहने हुई खड़ी थी। उसको देखते ही मधु ने कहा, आप कौन? बूढ़ी औरत बोली, बहू, तूने मुझे पहचाना नहीं? मैंने नहीं पहचाना, बताइए आप कौन? बेटा, मैं तेरी सास हूँ। और फिर तू मुझे कैसे पहचानेगी? शादी में एक ही बार तो तूने मुझे देखा था, उसके बाद अब हम दोनों की मुलाकात हुई है। अच्छा, नमस्ते माँ जी, आइए अंदर। मैं तो सोच रही थी, पता नहीं सुबह सुबह कौन दरवाजे पर भीख मांगने आ गया। मधु ने झट से सासू माँ के सामने ऐसा बोल दिया। मधु की सास गायत्री देवी उसकी बात सुनकर शर्मिंदा हो गई, पर वह चुप ही रही और बोली, बहू, मैं गांव का घर बेच दिया है, अब मैं यहीं तुम दोनों के साथ रहने वाली हूँ। और आनंद कहाँ है? मधु ने कहा, आनंद अभी यहाँ नहीं है, वह काम के सिलसिले से 3-4 दिनों के लिए बाहर गए हैं। वो माँ जी, दरअसल मैं ऑफिस का काम कर रही थी। एक काम करिए, आप किचन में जाकर 2 कप चाय बना लीजिए, 1 कप अपने लिए और 1 कप मेरे लिए। सास को बड़ा ही अजीब लगा कि घर में आते ही मधु ने ऐसा बर्ताव करना शुरू कर दिया, पर उन्हें कहाँ पता था कि मधु सीधी सादी बहू की तरह नहीं थी, वह तो बहुत ही तेज और चालाक थी। सासू माँ रसोई में जाकर 2 कप चाय बना लेती हैं। चाय पीने के बाद मधु कहती है, जाइए माँ जी, आप स्टोर रूम खाली पड़ा है, वहाँ जाकर अपना सामान रख लीजिए, और वहाँ पर एक पलंग भी है, वहीं पर आप अपना बिस्तर लगा लीजिए। सासू माँ स्टोर रूम में चली जाती हैं और अपना बैग से सामान निकाल कर रखने लगती हैं। इधर मधु काम वाली को फ़ोन करती है और कहती है, हेलो कमला, सुन, ऐसा कर, तेरे कितने पैसे बनते हैं मुझे मैसेज करके बता दे, मैं तेरे पैसे तेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगी। और हाँ, कल से तुझे काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। वह बोली, क्यों मालकिन, आपने नई काम वाली रख ली है क्या? मधु ने कहा, मेरी सास गांव से अब यही हमारे पास रहने आ गई है, उन्हें क्या मैं ऐसे ही खाली थोड़ी बैठने दूंगी, अब घर का सारा काम वही किया करेंगी। कामवाली को ऐसा बोलकर मधु फ़ोन कट कर देती है और फिर सोचने लगती है, ये बुढ़िया क्या सोचती है कि यहाँ आकर मौज करेगी, मैं इसको ऐसे मौज नहीं करने दूंगी, पूरे घर का काम करवाऊंगी, इससे कम मेरी कामवाली के पैसे तो बचेंगे। अगले दिन सासू माँ अपने कमरे में सो रही होती हैं, तभी मधु जाकर कहती है, माँ जी उठिए, देखिए 9 बज गए हैं, आप अभी तक सो रही हैं। सास उठकर बोली, क्या हुआ बेटा, कुछ काम था क्या? उसने कहा, माँ जी, आज हमारी कामवाली नहीं आई है और वह कुछ दिनों के लिए नहीं आएगी, उसने मुझे फ़ोन पर बताया था। और देखिए ना, मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, ऑफिस का काम भी है, ऐसा करिए आप घर का सारा काम कर दीजिए। सासू माँ सीधी थी, वह कहने लगी, ठीक है बहू, तू आराम कर ले, मैं सारा काम कर देती हूँ। और फिर वह झाड़ू पोछा करती है और किचन में नाश्ता बनाने चली जाती है। नाश्ते के बाद मधु कहती है, जाइए माँ जी, अब बर्तन साफ कर लीजिए और फटाफट फिर खाने की तैयारी कीजिए, आज मेरी 2-3 सहेलियाँ लंच पर आने वाली हैं। और सासू माँ मधु की बात सुनकर रसोई में चली जाती है, बर्तन साफ करती है और खाना तैयार करती है। और जैसे ही लंच का टाइम होता है, मधु की सहेलियां खाने पर आती हैं। सासू माँ टेबल पर खाना लगा देती हैं। वह सोचती है कि मधु उसे कहेगी साथ में खाना खाने के लिए, पर मधु तो उससे कुछ नहीं कहती और उसकी सहेलियां और वह खाना शुरू कर देती हैं। तभी उसकी सहेलियां मधु से कहती हैं, और मधु, लगता है तूने नई काम वाली रख ली है। वह अपनी सास की तरफ देखती है और सहेलियों की तरफ एक स्माइल पास करती है, चुप रहती है। सास को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि वह अपनी सास का उनसे परिचय तक नहीं कराती। जब सहेलियां खाने से चली जाती हैं तो सासू माँ मधु से कहती हैं, क्या हुआ बहू, तुम्हारी सहेलियों ने मुझे काम वाली कहा और तुमने उनसे ये तक नहीं कहा कि मैं काम वाली नहीं बल्कि तेरे पति की माँ हूँ, तुम्हारी सास हूँ। माँ जी, आपने कभी अपना हुलिया देखा है? ऐसे हुलिये से अगर मैं उनको बताऊंगी कि आप मेरी सास हैं तो वे क्या सोचेंगे?
कि हम कैसे परिवार से हैं, या हम लोग रहन सहन में सिर्फ दिखावा करते हैं। कभी आप ढंग के कपड़े तक नहीं पहनती, ना ही अच्छे से रहती हैं। आपकी हालत तो काम वाले जैसी ही लगती है। तो भला मैं उनके सामने क्या ही बोलूं। और वह अपनी सासू माँ को चुप करा देती हैं। घर में पूरे दिन काम करते करते सासू माँ गायत्री देवी की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। अब उनसे ठीक से चला नहीं जाता था। बहुत ही झुक के और धीमे से चलती थी। कमर में बहुत दर्द रहता था तो कमर पर हाथ रखकर चलती थी। एक दिन वह पोछा लगा रही थी, तभी पोछे के पानी से अचानक उनका पैर फिसल जाता है और वह फर्श पर गिर जाती हैं। बहू उन्हें देख लेती है। पूरे आंगन में पानी फैला होता है और वह उन पर बहुत गुस्सा करती है। कहती है, ये क्या रोज रोज का नाटक लगा रखा है। आपसे ठीक से इतना सा काम भी नहीं होता, बस फ्री की रोटी चाहिए। पूरे दिन पड़े पड़े चरने को, बदले में थोड़ा सा काम करना पड़े, वह भी आपसे नहीं किया जाता। ये यहाँ पर सब नहीं चलेगा। अगर ऐसे ही रहना है तो अपना सामान उठाकर यहाँ से अपने गांव ही वापस चली जाओ। गायत्री देवी के आंसू निकल आते हैं और वे रोने लग जाती हैं। तभी देखती हैं कि दरवाजे पर उनका बेटा आनंद खड़ा हुआ था। आनंद अपनी बीवी मधु को माँ से ये सब कुछ कहते हुए सुन लेता है और आकर अपनी माँ को जमीन पर से उठाता है और अपने गले से लगाता है और अपनी बीवी को चिल्लाते हुए बोलता है, मधु, ये सब क्या हो रहा है। मैं तो ये समझता था कि तुम कितनी समझदार हो, पर आज तुमने इस बात का सबूत दे दिया कि तुम औरत नहीं, औरत के नाम पर कलंक हो। तुमने मेरी माँ के साथ जानवरों जैसा सलूक कर रही हो। और ठीक सच भी है, तुम समझ भी कैसे सकती हो। आखिर तुम अभी तक माँ जो नहीं बनी। जानती हो हमारे लिए माँ ने कितनी कुर्बानी दी है। माँ ये अच्छे से जानती थी कि तुम उन्हें पसंद नहीं करती, इसलिए अब तक वह अकेली ही गांव में रहती थी। वह तो मैंने ही माँ को फ़ोन करके ज़बरदस्ती बोला था कि वे गांव का घर बेचकर हमारे साथ रहने को आ जाएं। मेरे कहने पर ही माँ ने घर बेच के घर के पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए थे और यहाँ हमारे साथ रहने आ गई थी। पर मुझे क्या पता था कि तुम माँ के साथ नौकरों जैसा सलूक करोगी। मधु कहने लगती है, आनंद, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस घर में या तो तुम्हारी माँ रहेगी या मैं रहूँगी। अब देख लो, फैसला तुम्हें ही करना है। आनंद कहता है, ठीक है, तो मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। फैसला मैं कर चुका हूँ। मैं और मेरी माँ इस घर में रहेगी। यह घर मेरी कमाई का है और जो मैं चाहूँगा वही यहाँ पर होगा। तुम चाहो तो अपना सामान लेकर अपनी माँ के घर जा सकती हो। मधु गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और रोने लग जाती है, क्योंकि उसे शायद ऐसा लगा था कि आनंद उसका ही साथ देगा। उसने कभी सोचा नहीं था कि वह अपनी माँ के लिए उसे छोड़ने को तैयार हो जाएगा। जब वह अपने कमरे में चली जाती है तो सासू माँ गायत्री देवी अपने बेटे आनंद को समझाती हैं और कहती हैं, बेटा, अगर बहू इस घर से बाहर जाएगी तो मैं इस घर में नहीं रहूँगी। मैं तुम दोनों को एक साथ देखना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, अगर मुझे काम करना पड़ता है तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, पर तू बहू को नहीं छोड़ सकता। आनंद कहता है, माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। तुम इस घर की बुजुर्ग मेरी माँ हो, कोई काम वाली नहीं हो। अगर वह तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगी तभी वह इस घर में रह सकती है, वरना इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। मधु अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। उसकी सासू माँ उसके लिए कभी चाय लेकर आती है, कभी नाश्ता और कभी खाना, और उसे समझाने की कोशिश करती है, पर वह उसकी बात नहीं सुनती। फिर कुछ दिनों बाद उसे इस बात का एहसास होने लगता है कि आखिर जिस औरत के लिए वह लड़ रही है वह उसकी कितनी परवाह करती है। उसका पति तो उससे बात तक करने नहीं आया, लेकिन वह उसके लिए खाने पीने हर चीज़ की कितनी चिंता करती है। हर चीज़ समय समय पर उसे देने आती है। वह सोचने लगी
कि वह ही गलत कर रही है। सासू माँ तो बहुत अच्छी है। और फिर उसे अपनी गलती का पछतावा होने लगा और उसने अपनी सासू माँ से हाथ जोड़कर अपनी गलती की क्षमा मांगी और फिर उसके पति ने भी उसे माफ़ कर दिया। और मधु अपने पति से कहती है, आनंद, आपने सच में मुझे माँ की अहमियत से परिचित कराया है। मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं कि सास भी तो माँ ही होती है और माँ कभी किसी का गलत नहीं सोच सकती, ना ही कर सकती है। ये माँ ही तो है जिसकी वजह से आज हम दोनों फिर से एक हो पाए हैं। तो दोस्तों, ये थी इतनी सी कहानी, आज की इमोशनल स्टोरी। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।